अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेक्चर नंबर 31 पर आ गए। तो हम अब आज हम लास्ट लेक्चर में भी हमने प्लेजरिज्म को देखा था, आपने वो स्लाइड से किया था। इस लेक्चर में भी हम प्लेजरिज्म के बारे में देखेंगे, व्हाट इट इज़ एंड हाउ टू अवॉइड इट। सबसे पहले व्हाट इट इज़, इसकी टर्मिनोलॉजी देखेंगे। विल लुक इनटू टर्मिनोलॉजी, लीगल implications, what would be the four types of plagiarism, how to avoid it, methods, proper quotations, proper citations, question आंसर टाइम। वैसे तो हमने एपीए फॉर्मेट के ऊपर पूरा एक लेक्चर करना है नेक्स्ट क्लास में, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा कवर हो जाएगा। एपीए स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग, ये आप लोगों ने जहन में रखना है कि व्हाट इज प्लेजरिज्म। Plagiarism is the act of stealing someone else's work and attempting to pass it off as your own. This can apply to anything from term papers to photographs to songs, even ideas. देखिए, आपने अक्सर देखा होगा कॉपीराइट लिखा होता है साथ। कॉपीराइट इसीलिए लिखा होता है कि वो राइट जो है वो सिर्फ उसी ऑथर या उसी पेंटर या उसी स्कल्पचर्स के पास होता है, किसी और के पास नहीं होता। इवन सॉन्ग राइटर जो है उसका भी कॉपीराइट होता है। तो इसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अगर आप किसी की कोई भी चीज़ उसको क्रेडिट दिए बगैर एज इट इज कॉपी करते हैं तो वो प्लेजरिज्म है। Copyright is a form of protection provided by the laws of the United States to the authors of original work of authorship, including literary, dramatic, musical, artistic, and certain other intellectual works. This protection is available to both published and unpublished works. अच्छा, ये जो कॉपीराइट होता है ये यूएस नहीं हर कंट्री प्रोवाइड करती है। ये अपने लॉज के मुताबिक होता है, ये ऑथर्स को दिया जाता है। कोई भी चीज़ है आपकी प्रॉपर्टी है, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपकी है, उसके लिए आपको कॉपीराइट मिल जाता है ताकि कोई उसको प्लेजराइज ना कर सके। Fair use is a statute under copyright law that allows for the use of limited portions of a work that has copyright without having to have permission from the original author. अच्छा, फेयर यूज ये होता है जितना ऑथर ने आपको अलाउ किया हुआ है कि आप ये चीज़ें उसकी कोट कर सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं, आप वो चीज़ें उसकी यूज़ कर सकते हैं, आपको उनको कोट करने की ज़रूरत नहीं है। It was created for the purposes of education and research. It's a little harder to pin down that plagiarism or copyright. I mean, what qualifies as a limited portion? Yes, ये बड़ा difficult होगा कि आप देखें कि कौन सा वो limited portion है जिसको allow किया है, ताकि आप रिसर्च कर सकें और एजुकेशन आपके पर्पस एजुकेशन के पर्पस में आप कुछ चीज़ें यूज़ कर सकें। यानी किसी ने कोई काम लिखा है तो वो आपका प्लेजरिज्म में नहीं आएगा अगर आप उसको यूज़ कर लेते हैं। उसको कहते हैं फेयर यूज़, लेकिन ये आप नॉर्मली होता नहीं, और ये मतलब नॉर्मली समझ नहीं आता। आप इस बारीकी को नहीं समझ पाएंगे, तो इसलिए बेहतर है कोशिश करें कि जब भी किसी राइटर की कोई चीज़ आप यूज़ करें, आप फ़ौरन उसका साइट करें, कोट करें, उसका रेफरेंस दें। जो आप रेफरेंस देंगे तो वो फिर प्लेजरिज्म में नहीं आएगा। The Copyright Office isn't very helpful on defining what a limited portion is. It only states that there is no specific number of words, lines, or notes that may safely be taken without permission. When using someone else's work, it's best to always give credit where credit's due, even if using only a small part. If you are unsure, then ask for permission. Exactly, यही बात मैं भी आपको कह भी रहा था कि ऐसा कोई फेयर पोर्शन वाली कोई लाइन नहीं है जिसको आप समझ सके जी इस लाइन के बाद ये फेयर पोर्शन रहेगा या नहीं रहेगा। इतना आप ले सकते हो, वर्क कॉपी कर सकते नहीं। आप सिंपल जहन में रखें, आपने कभी भी किसी की कोई चीज़ यूज़ करनी है तो कॉपी पेस्ट ना कीजिएगा, आपने उसको रेफरेंस देना है। जब आप उसको क्रेडिट दे देंगे किसका काम है, कहाँ से काम लिया गया, तो प्लेजरिज्म नहीं होगा। अब इसके लीगल इम्प्लीकेशंस क्या, इज इट अगेंस्ट द लॉ, हाउ इज इट अप्लाइड ऑफ एट द कॉलेज लेवल। मोस्ट स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज हैव पॉलिसीज ऑन चीटिंग एंड प्लेजरिज्म। अच्छा, ये पॉलिसी यूएलएम पॉलिसी इज क्लियर। फर्स्ट ऑफेंस फेलिंग ग्रेड ऑन असाइनमेंट, सेकेंड ऑफेंस फेलिंग ग्रेड फॉर द कोर्स, थर्ड ऑफेंस सस्पेंशन। देखें, इज इट लीगल, पहली बात तो इलीगल। जैस प्लेजरिज्म जो इलीगल, हर कंट्री के अंदर लॉ होते हैं, और अगर आप प्लेजरिज्म करते हुए पकड़े जाएं तो वो लॉज अप्लाई हो जाते हैं। अब देखो, उन्होंने एक पॉलिसी भी दी है, यूनिवर्सिटी स्कूल्स में होती है, इवन आपकी असाइनमेंट्स टर्नट इन पे चेक हो सकती हैं। यूएलएमएस की पॉलिसी है, यही पॉलिसी अमूमन यूनिवर्सिटीज़ में भी होती है कि पहले आपको असाइनमेंट में फेल करते हैं, फिर आपको कोर्स में फेल करते हैं, फिर आपको सस्पेंड कर देते हैं। अब टाइप्स क्या प्लेजरिज्म की, एक तो कॉपी, आप एज इट इज सब कुछ कॉपी कर लें। The most well known and sadly the most common type of plagiarism is the simplest copying. If you copy someone else's work and put your name on it, you have plagiarized. अगर आप किसी का वर्क एज इट इज कॉपी करते हैं और उस पर अपना नाम लिख देते हैं तो ये कॉपी है, कॉपी पेस्ट। इसकी एग्जांपल देखें, चिल्ड्रन आर टोटली इनसेंसिटिव टू देयर पेरेंट्स शाइनेस. इट इज द रेयर चाइल्ड हु लेबल्स अ पेरेंट शाय. This is understandable since parents are in positions of control and authority in their homes and may not reveal the shy side to their children. Also, since shyness is viewed as undesirable by many children, it may be threatening to think of parents in these terms. At this young age, the parent is still idealized as all knowing and all powerful, not dumb, ugly, or weak.
अच्छा, ये एक कोटेशन कहीं से उठाई गई है कि जी चिल्ड्रन ये सोचते हैं कि उनके पेरेंट्स शाय नहीं होते, उसकी रीज़न ये है कि पेरेंट्स की शायनेस को वीकनेस भी कंसिडर किया जाता है। अब इसकी जस्ट यही है कि अमूमन जो पेरेंट्स होते हैं वो उनको बच्चे देखते हैं कि वो लोग पेरेंट्स शाय नहीं होते, तो ये इसके ऊपर सारा है। ठीक है, वो एग्जाम्पल ये दे रहा है। This one is pretty straightforward. If a writer copies word for word the text from Dr. Zimbardo's book and does not acknowledge in any way that it was Dr. Zimbardo's work, the writer has committed plagiarism. अभी जो हमने कोटेशन पढ़ी थी, अगर कोई एज इट इज सारी उठा के एज लिख दे तो इसको हम कहेंगे कॉपी पेस्ट। ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्लेजरिज्म है जो पाकिस्तान में होती है। हमारे यहाँ असाइनमेंट जो बनती है वो कॉपी पेस्ट होती है, इवन पेपर ऑनलाइन जो होते हैं वो कॉपी पेस्ट होते हैं। बाज़ जगहों पे तो बच्चे सिर्फ नाम चेंज करके दूसरे का पेपर भी सबमिट करा देते हैं। एक होता है पैचवर्क प्लेजरिज्म। The second kind of plagiarism is similar to copying and is perhaps the second most common type of plagiarism, patchwork plagiarism. This occurs when the plagiarizer borrows the phrases and clauses from the original source and weaves them into his own writing, without putting the phrases in quotation marks or citing the author. Okay, ये मैकॉनल लाइब्रेरी रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी, उन्होंने डेफिनेशन दी है कि पैचवर्क प्लेजरिज्म क्या है। होता क्या है कि आप किसी के ओरिजिनल वर्क से फ्रेजेस, क्लोजेस और सेंटेंसेस पूरे पूरे उठा के पैराग्राफ डाल देते हैं और उसमें अपनी तरफ से भी कुछ लिख के पॉइंट्स ऐड कर देते हैं। इसको हम कहते हैं पैचवर्क प्लेजरिज्म। ये भी होता है, ये बड़ा सोफिस्टिकेटेड प्लेजरिज्म है, ये भी किया जाता है। हमारे यहाँ तो ज़्यादातर चलता है कॉपी पेस्ट। आपने कॉपी पेस्ट वहाँ से उठाया उधर कॉपी कर दिया, एक जगह से कॉपी उठाया दूसरी जगह पेस्ट कर दिया। अभी पैचवर्क प्लेजरिज्म आपके सामने है। With regard to children, they are totally insensitive to their parents' shyness. अब देखिए उस पैराग्राफ के अंदर ये लाइन लिखी हुई थी, they are totally insensitive to their parents' shyness। अब जितनी लाइंस भी ये येलो में हुई हैं, ये वो लाइंस है जो एज इट इज़ वहाँ से उठाई हैं, और जो वाइट में वो उसके अपने अल्फाजों में। इस तरीके से पैच वर्क किया जाता है जैसे ये आपके सामने है। Rare is the child who labels the parents shy. It is easy to understand this since the parents are in positions of control and authority in their own homes and may not necessarily show their shy side to their children. Moreover, since shyness is viewed as favorable by most children, it may be threatening for them to think of their parents in that light. अब आप देख रहे हैं वाइट वाले जितने वर्ड्स हैं वो उसने चेंज किए हैं, और जो येलो वाले हैं वो सारे वही वर्ड्स हैं जो पैराग्राफ में थे, एज इट इज उसने उठा के लिख दिए। During the formative years, the parent is idealized as all-knowing and all-powerful, not dumb, ugly or weak. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्हाइट वाला पार्ट जितना भी है वो सारा का सारा उसके अपने अल्फाजों में, जो येलो वाला है वो सारा का सारा उसने कॉपी कर लिया। इसको हम कहते हैं पैचवर्क प्लेजरिज्म। Now, had the author of this passage put the colored phrases in quotation marks and added a citation after the quotation like Zimbardo 62, the author would have been safe. Without the quotation marks and the proper citation, the author has committed plagiarism. अब जितनी भी लाइंस उसने फ्रेजेस को आपने देखी थी जो येलो में थी, वो सारी अगर उसने साइट किया होता, ऑथर का नाम लिखा होता और उसको कोट कर देता, तो इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख देता, तो ये प्लेजरिज्म ना होता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, तो ये प्लेजरिज्म हो गया। अब एक और है पैराफ्रेजिंग प्लेजरिज्म, ये भी माशाल्लाह हमारे यहाँ बहुत होती है। द थर्ड टाइप ऑफ प्लेजरिज्म इज कॉल्ड पैराफ्रेजिंग प्लेजरिज्म। दिस occurs when the plagiarizer paraphrases or summarizes another's work without citing the source, even changing the words a little or using synonyms, but retaining the author's essential thoughts, sentence structure and or style without citing the source is still considered plagiarism. Plagiarism ये पैराफ्रेजिंग में क्या होता है, आप वही पैराग्राफ उठा के अपने अल्फाजों में लिख दें, उसे पैराफ्रेज कर दें, समराइज कर दें, उसे कहते हैं पैराफ्रेजिंग प्लेजरिज्म। ये भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होती है कि आप कोई जगह से सोर्स से उठाते हैं और उसको अपने अल्फाजों में लिख के ऐसे शो करते हैं जैसे आपका अपना। देखिए आपने करना कि आपने सिर्फ उसका राइटर का बताना है और उसको आपने उसका कोटेशन मार्क्स में लिख देना है। उससे क्या होगा कि आप क्रेडिट दे देंगे जिसने लिखा है उसको, नंबर आपको तब भी अच्छे मिल जाएंगे। अब पैराफ्रेजिंग प्लेजरिज्म की एक एग्जांपल देखें। Children are completely insensitive to their parents' shyness and really label their parents as shy because the parents are the authority and controlling figures in the home. They may not feel shy and therefore not shy show their shy side. अब देखिए येलो में जितना भी है वो अपने अल्फाजों में चेंज कर रहा है, जो ओरिजिनल पैराग्राफ के अंदर वर्ड्स है उनको अपने अल्फाजों में लिख रहा है, बात तो वही है। Moreover, during the formative years, parents are seen as omnipotent and omniscient and not stupid, unattractive or pathetic. It may be frightening for children to view their parents in terms of shyness. अब उसने यहाँ क्या किया, उसने कुछ synonyms चेंज कर दी हैं, बाकी एज इट इज आइडिया कॉपी किया। यहाँ पे प्लेजरिज्म इस वजह से हुआ है क्योंकि आप कह सकते हैं वो जो उसने तो लफ्ज चेंज कर दिया, पैराफ्रेज कर दिया। बात ये कि आर्ग्यूमेंट तो किसी और का है ना, ये आर्ग्यूमेंट तो क्रेडिट किसी और को जाना चाहिए कि उसने आर्ग्यूमेंट ये शो दिया है कि चिल्ड्रन के सामने, बच्चों के सामने जो पेरेंट्स होते हैं वो शाय नहीं होते। तो जिसका आर्ग्यूमेंट आप उसका नाम दें, क्रेडिट दें उसको, उसके नाम पे शो करें कि उसने आर्ग्यूमेंट दिया।
Paraphrasing की example. Now, had the author of this paragraph used footnotes or parenthetical citations to acknowledge Dr. Zimbardo's work, he or she would have been in the clear. However, since the author acts like these ideas are his or her own and does not acknowledge Dr. Zimbardo, it's plagiarism. अभी यही बात मैंने आपसे कही थी, प्लेजरिज्म इसलिए क्योंकि ये डॉक्टर जिम्बार्डो के आइडियाज हैं। आप उनका नाम लिखें, इन्वर्टेड कॉमास में लिखें, तो आप उनको क्रेडिट दे देंगे, एक्नॉलेज कर लेंगे, तो ये प्लेजरिज्म में नहीं आएगा। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं किया जाता। देखिए जी, नेक्स्ट टाइप है अनइंटेंशनल। अनइंटेंशनल का मतलब है कि आपने जानबूझ के नहीं की कोई चीज़। द फोर्थ टाइप ऑफ प्लेजरिज्म इज कॉल्ड अनइंटेंशनल प्लेजरिज्म. It occurs when the writer incorrectly quotes and or incorrectly cites a source they are using. How is this plagiarism if the author did not mean to do it? देखिए, ऑथर जानबूझ के नहीं करता, वो कोई कोट करने की कोशिश करता है, उसका कोट गलत हो जाता है, इम्प्रॉपर इनकरेक्ट कोट कर देता है उसको। If a writer has incorrectly quoted or incorrectly cited a source, it could be misconstrued as dishonesty on the writer's part. The dishonest usage of another's work is most often considered plagiarism. Therefore, the incorrect usage of another's work, whether it's intentional or not, could be taken for real plagiarism. बात ये है कि देखें, आपने जब कोट किया, आपने इनकरेक्टली कोट कर दिया, ये कौन सा कोई बहुत मुश्किल चीज़ है सीखना। आप आराम सीख लें कि कोट किस तरीके से करते हैं। सिंपल है, राइटर का नाम लिखना है, बुक का नाम लिखना है, पब्लिशिंग डेट वगैरह ये चीज़ें लिखनी है। अगर आप उसे गलत तरीके से कोट करेंगे तो हम ये समझेंगे, तो नॉर्मली ये यही कंसिडर किया जाता है कि आपने जानबूझ के की है, ये डिसऑनेस्ट है, इसलिए ये भी प्लेजरिज्म में आता है। If a writer has incorrectly quoted or incorrectly cited a source, okay, also we don't read minds, we don't know what you meant to do. अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है जी कि क्यों, हमें तो माइंड तो नहीं किसी के पढ़ सकते। एग्जैक्टली यही बात है, आप किसी का माइंड नहीं पढ़ सकते, इसलिए देखिए, ऑन द सेफ साइड यू हैव टू बी ऑन द सेफ साइड। इन ऑर्डर टू रिमेन ऑन द सेफ साइड यू हैव टू डाउट इट, you have to take it that the person has dishonestly done it. अब प्लेजरिज्म को अवॉइड किस तरीके से आपने करना है, ठीक है, लास्ट ध्यान में रखिएगा। अनइंटेंशनली इसलिए वो प्लेजरिज्म में आएगा कि आपने कोड सही नहीं किया, आपको कोड भी करेक्टली करना होगा। Avoiding plagiarism is quite simple. The best method for avoiding is to simply be honest. When you have used a source in your paper, give credit where it's due. Acknowledge the author of the original work you have used. Simple बात, आप उसे कोट करें, जब आप कोट करेंगे तो प्लेजरिज्म से आप बच जाएंगे। Another way to avoid plagiarism is to use your own work as often as possible. Quoting and citing sources is usually required and inevitable when doing research. That's how you back up your own work. But using someone else's work excessively can be construed as plagiarism. देखिए भाई, अगर आप plagiarism से बचना चाहते हैं तो अपना काम करें, खुद से लिखें, खुद से काम करें। अलबत्ता देखिए, जब आपने रिसर्च करनी है तो आपको अपने रिसर्च में जो आर्ग्यूमेंट्स देने हैं उनको किसी ना किसी के आर्ग्यूमेंट से स्ट्रांगली आपको बैक करना पड़ेगा ताकि वो स्ट्रांग हो। तो फिर आप अगर उनको कोट नहीं करेंगे तो आप प्लेजरिज्म से नहीं बच पाएंगे। Another way to it is to quote and or cite your sources properly. Simplest way जो है वो ये है कि आप जहाँ से भी कोई कोट लें, कुछ लें, उसको अच्छी तरीके से प्रॉपरली कोट करें प्लेजरिज्म से बचने के लिए। अब प्रॉपर कोटेशंस क्या होती हैं? इन ऑर्डर टू प्रॉपरली कोट योर सोर्सेज यू शुड कंसल्ट द स्टाइल मैनुअल दैट वुड बी अप्रोप्रिएट फॉर द रिसर्च. In most cases, your professor will tell you which style manual would be preferred. If your professor doesn't indicate which manual to use, be sure to ask. The following examples are formatted in MLA, AP, or Chicago. Format. The text is taken from the passage we saw in Tar from Zimbardo. ये टेक्स्ट अब वही आएगा जो जिम्बार्डो के टेक्स्ट से लिया है। अब आपने कोटेशन किस तरह देना है हम वो देखेंगे। आप लोग जो कंसर्न हो, आप लोग एपीए से कंसर्न हो, तो हम एमएलए को छोड़ के सिर्फ एपीए को करेंगे, ठीक है, क्योंकि एपीए का टेक्स्ट हमने आगे इस पर पूरा लेक्चर भी लेना है, क्योंकि एपीए के ऊपर आप लोगों ने जो रिसर्च करनी है उसमें आप लोगों ने एपीए ही यूज करना है। एमएलए कोटेशंस, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, पैराफ्रेजिंग ये छोड़ दे। एपीए की देखिए, और शिकागो कोटेशन इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट आप किस तरीके से करते हैं? सम रिसर्चर्स नोट दैट, अब देखिए इनडायरेक्ट इसलिए कि आपने रिसर्चर का नाम नहीं बताया, आपने इनडायरेक्ट करके कह दिया चिल्ड्रन आर टोटली इनसेंसिटिव टू देयर पेरेंट्स चाइनीज, और ब्रैकेट में आपने लिख दिया राइटर का नाम जिम्बार्डो, कॉमा लगा के बुक की पब्लिशिंग डेट लिखी 1977, कोमा और पेज P.62 लिख दिया, पैरेंथेसिस क्लोज करके फुल स्टॉप लगा दिया। डायरेक्ट कोट होगी, आप डायरेक्ट राइटर का नाम लिखे कहें जिम्बार्डो, और इन्वर्टेड कॉमर्स में, सॉरी हाँ, ये ब्रैकेट में आप डेट ऑफ पब्लिशिंग ऑफ बुक लिखे 1977, नोट्स दैट
और जो बात आपने उसके एज इट इज लिए वो इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखे हैं, चिल्ड्रन आर टोटली इनसेंसिटिव टू देयर पेरेंट्स शाइनेस, फिर इन्वर्टेड कॉमा, फिर आप ब्रैकेट में लिखे पेज 62, फुल स्टॉप लगा दें। पैराफ्रेजिंग, अब आप पैराफ्रेज भी कर सकते हैं। किस तरह करेंगे पैराफ्रेज? सम रिसर्चर्स हैव ऑब्जर्व्ड दैट चिल्ड्रन सीम ऑब्लीवियस टू देयर पेरेंट्स बैशफुलनेस। अब ये आपने पैराफ्रेज अपने अल्फाजों में लिखा है, लेकिन आपने साथ ही इन्वर्टेड कॉमर्स में अभी बता दिया जिम्बार्डो कोमा 1977 में बुक लिखी गई, जिम्बार्डो ने बुक लिखी, उसमें से ये लिया गया और फुल स्टॉप लगा दिया। तो एपीए में इस तरीके से आपने इसको कोट करना है। Proper citations. In order to properly cite your sources, you should also consult the style manual that would be appropriate for the research. The following examples are formatted in MLA, AP and Chicago Urban True format. The citation is related to the passage we saw earlier from Zimbabwe. ये हमने भी कर ली है। अच्छा जी, MLA की भी हमने भी देख ली थी। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है। देखिए अगर आपने प्रॉपरली साइट करना है तो आपने अपने रिसर्चर से पूछना होता है कि आपने कौन से, आप लोगों की फील्ड में कौन सा अलाउ किया जाता है। मैंने आप लोगों को नर्सिंग का पता किया था, आप लोगों की फील्ड में एपीए है, तो अब आप लोगों ने एपीए की साइटेशन देखी है। अब वो बुक्स वगैरह की साइटेशन दे रहे हैं आपको, एमएलए छोड़ दें, एमएलए छोड़ दें, एपीए पे आ जाइए। देखिए बुक अगर आप लोगों ने करनी है तो किस तरह साइट करनी है, इसके ऊपर हम अगला नेक्स्ट लेक्चर पूरा देखेंगे। पहले आप राइटर का नाम लिखते हैं, जिम्बार्डो, फिर कोमा लगा देते हैं। जो उसके फर्स्ट नेम होते हैं ना, आप उनको डॉट कर देते हैं। जैसे मेरा नाम है अली असलम, तो मैं लिखूंगा असलम कोमा अली का एक कैपिटल करके डॉट लगा दूंगा, ठीक है। तो इसका पूरा नाम पी से कुछ होगा, जैसे पॉल गैब्रियल जिम्बार्डो, तो पी डॉट जी करके उन्होंने जिम्बार्डो कर दिया। फिर आप ब्रैकेट में लिखेंगे डेट ऑफ बुक जब पब्लिश हुई 1977 फुल स्टॉप, फिर जो बुक का टाइटल है शाइनस, और ये थोड़ा इटैलिसाइज कर दिया, व्हाट इज इट, व्हाट टू डू अबाउट इट, फुल स्टॉप लगाने के बाद जिस कंपनी से हुई है कैम्ब्रिज मैस परस्यूज बुक्स नाम लिख दिया। इसी तरीके से अगर कोई ऐसे या चैप्टर करना है बुक का, तो आप राइटर का नाम लिखेंगे, जैसे ये ओनील जेएम, और फिर दो राइटर हैं यहाँ पे, अगर दो राइटर होंगे एंड लगा के इस तरह आप इगान जे कर देंगे। फिर बुक जब पब्लिशिंग डेट उसकी लिखेंगे, पब्लिशिंग डेट ब्रैकेट लगा के लिखेंगे, फिर फुल स्टॉप, फिर बुक का नाम मेंस एंड वुमेन्स जेंडर रोल जर्नीज, मेटाफॉर फॉर हीलिंग ट्रांजिशन ट्रांसमिशन इन। अच्छा, अब उसने पहले चैप्टर का नाम लिखा है, ठीक है, फिर इन करके उसने बी आर वेनबर्स एडिटेड बुक है जेंडर इश्यूज अक्रॉस द लाइफ साइकिल, ये बुक का नाम है। फिर पेजेस भी दे दिए उसने, और एंड में पी डॉट 103, अगर पेजेस रेंज में तो इस तरह रेंज में आपने 107 ये डैश डाल के 123 फिर ब्रैकेट में करके फुल स्टॉप, फिर न्यूयॉर्क स्प्रिंगर, जो जहाँ पे वो पब्लिश हुई है वहाँ पे आपने कर दिया। देखिए बुक को इस तरह पब्लिश करना है, एक बुक का चैप्टर होगा इस तरह पब्लिश करना है, ये आगे हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर आर्टिकल है तो आप राइटर का नाम लिखेंगे, ये जैसे स्क्रूटन कोमा आर डॉट है, फिर उसका डेट ऑफ पब्लिशिंग 1996 ब्रैकेट में, फिर जो आर्टिकल है उसका नाम दे क्लिप्स ऑफ लिसनिंग, फिर उसका कहाँ पब्लिश हुई, द न्यू क्राइटेरियन, ये आपने जर्नल का नाम लिखा है। फिर ये अब आप वॉल्यूम लिख रहे हैं, 1530 एडिशन और 513 पेजेस हैं, वॉल्यूम है 1530। फिर आर्टिकल फ्रॉम अ डेटाबेस, अगर किसी डेटाबेस से आप लें तो एपीए डज नॉट रिक्वायर डेटा साइटेशन फॉर एन आर्टिकल इन डेटाबेस डॉक्यूमेंट दैट फैक्ट। You can cite an article you find in a database the same way you had cited a regular print article as in the example above. अगर आप कोई डेटाबेस यानी इंटरनेट से कोई आप निकालते हैं आर्टिकल, तो भी आप इसी तरीके से साइट करेंगे जिस तरह आपने आर्टिकल को लिख किया था। अच्छा, वेबसाइट आप लोग बहुत करते हैं यूज़, तो ये वेबसाइट को देख लें। वेबसाइट में आपने राइटर का नाम लिखा, उसके बाद डेट ऑफ पब्लिशिंग, फिर मेगन लोहे @ जो भी वेबसाइट का है आपने उसका पहले डेट ऑफ पब्लिशिंग दे दिया, फिर फ्रॉम जो वेबसाइट का जो एड्रेस होगा आप वो दे देंगे। फिर आइटम विदाउट ऑथर, अगर कोई आइटम ऐसी आ जाए जिसके ऑथर का नाम ना हो, तो आप जैसे डिक्शनरी है तो डिक्शनरी का नाम लिखें, मैरियम वेबस्टर्स कॉलिगेट डिक्शनरी 10th एडिशन, फिर पब्लिशिंग डेट उसकी लिखें, कहाँ हुई, ये सारा लिख दें, MA कहाँ पब्लिशिंग, कौन सी पब्लिशिंग प्रेस थी वो लिख दीजिएगा। ये थी एपी की साइटेशन, क्वेश्चन आंसर। थैंक यू। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।